नमस्ते बच्चों। तो आज फिर से मैं स्टैंडर्ड 9 के लिए एक नए वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस बाय राकेश कुमार में आपके सामने हूँ। और हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है, हमने बिल्कुल नया चैप्टर लिया है आज के लिए, जो कि है चैप्टर 3 NCERT स्टैंडर्ड 9 के लिए, जिसमें पढ़ना है बच्चों को एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट जब शुरुआती समय में ड्यूरिंग द 17 और 18th सेंचुरी साइंटिस्ट ऐसा सोच रहे थे कि आखिर मैटर का जो इनविजिबल पार्ट है आखिर वो है क्या, और इसके बारे में हमारे जो इंडियन फिलोसोफर हैं संत कनाद जी, उन्होंने भी बताया कि छिद जल पावक गगन समीर, ये जो पूरा मैटर है, जो पूरा पदार्थ है, यानी पूरा यूनिवर्स है, इन्हीं पंच तत्वों से बना है। और आज भी जो हमारा जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट है वह यही बताता है कि जो हमारा जो ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ऑल दिस 5 एलिमेंट्स। ऐसे ही कॉन्सेप्ट था, बट 19th सेंचुरी के लास्ट तक मैं ये कहूँ कि इसके बीच बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आए, लोगों के द्वारा माने भी गए, और कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ भ्रांतियाँ आई, कुछ कमियाँ आई, तो लोगों ने उसे गिव अप भी किया। 19th सेंचुरी के लास्ट तक ऐसा हुआ कि लोगों ने यह जान लिया कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। फिर बात ये आई कि भाई यह जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन कैसे करते हैं, और क्या कंबाइन करते हैं तो किसी नियम का पालन करते हैं। इन सब चीज़ों के साथ हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 में, जिसका टॉपिक ही दिया है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहली बार लेबोजियर साहब ने, जिसे हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहते हैं, लेबोजियर साहब ने, आप जानते भी होंगे या नहीं जानते तो आप जान लें कि उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर कंबशन, यानी ऑक्सीजन कंबशन के लिए रिक्वायर्ड है। और भी बहुत सारा उनका योगदान था, उन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो लेबोजियर साहब ने कॉन्सेप्ट दिया जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। तो मैं ये कहूँ कि कुछ लॉज थे जिन्हें दिए गए, जिन्होंने कम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। यदि कोई एलिमेंट कंबाइन करता है तो किन चीज़ों पर वो बेसिकली निर्भर है, क्या किन चीज़ों पर वो निर्भर करती है, इनको लेते हुए कुछ लॉज जो है वो दिए गए, जिसे हम हेडिंग डालते हैं, जिसे हम जानते हैं लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के नाम से, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के नाम से, कम्बिनेशन के नाम से। तो लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में जो हमारा सबसे पहला लॉ है, इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यह जो हम है, इसे मैं बाद में भी डिस्कस करूंगा। इसे लेबोजियर साहब ने दिया था। नोट डाउन करते रहना सो दैट कि आपका एक अच्छा सा नोट रिवीजन के लिए तैयार हो जाए। दूसरा लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसे हम डिफिनिट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। डिफिनिट प्रोपोर्शन, डिफिनिट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ध्यान देना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। फोर्थ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या इनवर्स, दोनों सेम है। रेसिप्रोकल एंड इनवर्स आर द सिमिलर वर्ड। इनवर्स प्रोपोर्शन। पांचवा है के-लुजैक लॉ। छठा है एवोगाड्रो लॉ। कुल अभी हम इन 6 लॉ के बारे में जानेंगे वन बाय वन।
बट मैं आपको क्लियर कर दूं कि स्टैंडर्ड 9 के लेवल से जो हमारा 11 का वीडियोस होगा उसमें मैं लॉ 3, 4, 5, 6 यानी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और उसके ऑनवर्ड मैं 11th के वीडियो में डिस्कस करूंगा, बिकॉज इसकी चर्चा 9th में नहीं करनी है तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम इसके बदले हम इन 2 लॉ पर जम के रिविज़न करेंगे सो दैट कि ये आपके दिमाग में बैठ जाए और कहीं भी मिस्टेक्स ना हो। तो स्टैंडर्ड 9 के लिए हमारा लॉ 1 एंड लॉ 2 एप्लीकेबल है एज पर द सिलेबस गिवन बाय CBSE। समझ रहे हैं? फिर भी मैं एक बार लॉ को बता दूं आपको। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसे हम डिफिनिट प्रोपोर्शन के भी नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या इसे इनवर्स प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, गे-लुजैक लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, दीज आर द सर्टेन लॉज विच वर गिवन टू एक्सप्लेन द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड। ये कुछ लॉ जो है फॉर्मेशन कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन कर रहे थे। तो चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया या नोट कर लो जल्दी से। नोट कर लिया? चलो मैं इन सारे लॉ को मिटा देता हूँ, 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे। आज का हमारा जो मेन होने वाला है टॉपिक वह है, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ गए हैं, जो वह है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो बच्चे, बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बाद में फिर से मॉडिफाई भी किया गया। तो पहले हम जान लेते हैं इसे दिया किसने। नोट डाउन करना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय एंटोनी लैवोजियर, और ये लॉ दिया गया था इन 1774। दिस लॉ इज एंटोनी लैवोजियर इन 1774। देखो डेट्स आर नॉट सो मच नेसेसरी कि ये 1774, 73, 72 इस पे ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है। आपको बेसिकली देखना है कि लैवोजियर ने दिया और यह लॉ कहता क्या है। तो आइए इसके स्टेटमेंट पर ध्यान दें। देखो यह क्लियर है, आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। कंजर्वेशन टर्म टू सेव, टू प्रोटेक्ट, कंजर्व, बचाना। तो कहता है कि लॉ में क्या कंजर्व हो रहा है? मास कंजर्व हो रहा है, यानी इन एनी लॉ मास इज कंजर्व। तो इसे स्टेटमेंट के रूप में हम कैसे लिखेंगे? इन एनी केमिकल चेंज, in any chemical change total mass is conserved। सिंपली अगर आप बताना चाह रहे हो तो यू कैन से इन एनी केमिकल चेंज टोटल मास इज कंजर्व्ड। और आप ऐसा कर सकते हो कि इन एनी केमिकल चेंज total mass of reactant is equal to total mass of product। सिंपली अगर कहना चाहोगे तो आप ये वाला लिख लो कि इन एनी केमिकल चेंज टोटल मास इज कंजर्व, मास नीदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड। कंजर्व मीन्स मास नीदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड, मास किसी रिएक्शन में ना तो क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है। या आप इसे अगर थोड़ा सा ब्रॉड वे में कहना चाहोगे तो लिख लेना इन एनी केमिकल चेंज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जैसे हमने एक जनरल रिएक्शन लिया है A प्लस बी, इट गिव्स C प्लस D। देखना जरा, A प्लस बी देता है C प्लस D। यहाँ आप जानते हो A प्लस बी इज अ रिएक्टेंट एंड C प्लस D इज अ प्रोडक्ट। नोट डाउन कर लो इसे। नोट कर लिया? चलो इसे नोट कर लिया, मैं ऊपर मिटा लूं।
यहाँ हमने अब हमें देखना है कि A and B आर द रिएक्टेंट्स, C and D आर द प्रोडक्ट्स। तो हम कह सकते हैं कि एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास ऑफ A and B is equal to total mass of C and D। देखो कहीं कहीं लिख देता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस टोटल मास ऑफ अनरिएक्टेड सब्सटेंस। तो बात वही है कि टोटल मास ऑफ A and B इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ C and D। नोट कर लिया? नोट कर लिया? जल्दी जल्दी करो। चलो अब हम देखते हैं कि इससे क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है। अगर मान लो कि आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं या स्कूल्स में पीरियोडिक्स या इंटरनल असेसमेंट्स जो होते हैं, उसमें अगर इस कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। तो हम लोग इसके टाइप्स को पहले देख लेते हैं। तो हमारा टाइप 1 जो होने वाला है ना क्वेश्चन, टाइप 1 क्या है? टाइप 1 है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें हमें वेरीफाई करना है, यानी वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी हमें डेटा मिल जाएगा। डेटा क्या मिल जाएगा? तो हमारे पास रिएक्टेंट्स मिल जाएंगे, हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। ध्यान देना, हमें रिएक्टेंट मिल जाएंगे और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। हमें सिर्फ वेरीफाई करना है, हमें वेरीफाई कर बताना है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल है या नहीं, और क्या यह जो डेटा गिवन है वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो आपके एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन 1 में है। पहले आप इसे नोट कर लो तो मैं उससे डिस्कस करूंगा। लिख लिया? चलो मैं इसे क्लियर करता हूँ। तो हम करने जा रहे हैं वैसे क्वेश्चंस को जो वेरीफाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर डिपेंडेंट है, और इसके लिए हमने लिया है, अगर आपके पास एनसीईआरटी हो तो आप देखना इंडेक्स क्वेश्चन 1 पेज नंबर, मुझे लग रहा है इस पुराने बुक में पेज नंबर 37 है, नए में कुछ होगा देख लेना आप इसे। तो चलो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ सो दैट कि आप इसको समझ जाओ, बिकॉज डिफिकल्ट है पूरा क्वेश्चन लिखना। रिएक्शन दे रहा है कि कोई केमिकल रिएक्शन इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। देखो यहाँ क्या कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट, मैं यहाँ वर्ड इक्वेशन लिखूंगा। जिन बच्चों को केमिकल इक्वेशन में दिक्कत है तो वह वर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है किससे? आपको रिएक्ट कर रहा है एसिटिक एसिड से। मैं यहाँ लिख देता हूँ एसिटिक एसिड। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है? तो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और साथ ही साथ सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। जरा मैं इसका ये मैंने वर्ड इक्वेशन लिख दिया। यदि आपको क्वेश्चंस करना है, अगर इक्वेशंस नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी लिख दोगे, दैट इज नॉट इनकरेक्ट। वो ऐसा नहीं है कि इनकरेक्ट हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट, चलो Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट, एसिटिक एसिड दैट इज CH3COH। ये वैसे बच्चों के लिए जो इक्वेशंस चाह रहे हैं कि इक्वेशन सब लिख दो आप, तो मैं उनके लिए लिख रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2, वाटर दैट इज H2O एंड सोडियम एसिटेट CH3CONA। नोट कर लो इसे, फिर बैलेंस करेंगे इसे। चलो हो गया। हमारे पास सोडियम कार्बोनेट हो गया, 2 लेते हैं, इसको 2 करते हैं। अब देख लो इससे बैलेंस करना है।
तो आप देख लेना, आप करो इसे। 2 हाइड्रोजन, 3 2 6 हाइड्रोजन, 3 2 6 हाइड्रोजन, 6 2 8 हाइड्रोजन, 2 H2O, 3 2 6 2 8, ठीक है, 3 2 6 2 8, ठीक है। CO3 CO2 कार्बन 1 कार्बन CO2, चलो ठीक है। बैलेंस है क्या, चेक कर लिया? सोडियम इज बैलेंस नाउ। दिस इज कार्बन 1 2 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो 2 and 1 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 और 2 4 कार्बन, 4 1 5 कार्बन, तो 2 कार्बन and oxygen. Now we should check oxygen. 3 3 4 7 2 5 4। अच्छा चलो इसको बैलेंस कर लेना, दैट इज, तो इसे बैलेंस आप कर लेना। जब भी लिखना तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन में, अभी टाइम आउट हो जाएगा बैलेंस करने में। तो हम लोग एक्चुअली देख लेते हैं कि हमारा ये फॉर्मूला है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, एसिटिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सोडियम एसीटेट, ठीक है। अब हम जरा इसके गिवन अमाउंट्स को लिखते हैं जो हमारे क्वेश्चंस में है। जो मेन फोकस हमें करना है 5.3 ग्राम है हमारा। इसके बाद है हमारा 6 ग्राम। यह जो प्रोडक्ट बन रहा है 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 2.2 ग्राम, 0.9 ग्राम, और जो हमारा रेस्ट अमाउंट है सोडियम एसीटेट का 8.2 ग्राम। देखो मैंने बताया था कि जो हमारा क्वेश्चन होगा बेसिकली होगा वेरीफाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। या देखो एक क्वेश्चन यहाँ और भी बन सकता था, टाइप 2 पहले इसको हम कर लेते हैं फिर मैं समझा दूंगा। तो हम निकालते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। तो इसको साइड में बैलेंस भी कर लेना, आप करके देख लेना, अगर मैं उसे करवा दूंगा तो करके देख लो। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू, अब कर लो, 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम, इट गिव्स 11.3 ग्राम। नाउ टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, it gives total mass of product, it gives 2.2 gram plus 0.9 gram plus 8.2 ग्राम। ओके, तो आप जरा देखना, ये आ जाएगा आपका, सम करो 11.3 ग्राम। अब जरा देखना टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज 11.3 एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज 11.3। हेंस वी कैन राइट, हेंस total mass of reactant equal to total mass of product. Hence it verifies the law of conservation of mass. This is all. ये आपका हो गया। आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ओके, दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो आप इस तरह से इसको बताकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लें ताकि मैं एक दूसरा टाइप आपको समझा दूँ। चलिए मैं जरा इसका दूसरा टाइप डिस्कस करता हूँ। आपने लिख लिया है? चलो इसे हम देखते हैं कि दूसरे टाइप का क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास यह डेटा दिया हुआ है, रिएक्शन हम वही रखते हैं। टाइप 2 क्वेश्चन का टाइप 2 हम देख रहे हैं। टाइप 2 किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मान लो कि आपको ये डेटा नहीं मालूम है, क्वेश्चन दे दिया है कि व्हेन सोडियम कार्बोनेट ट्रीटेड विद द एसिटिक एसिड, ठीक है, इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सोडियम एसीटेट। द अमाउंट इज गिवन 5.3 ग्राम ऑफ दिस वन, 6 ग्राम ऑफ दिस वन,
CO2 इज नॉट नॉन, हाउ मच अमाउंट ऑफ CO2 इज रिलीज, यू हैव टू फाइंड आउट। आपको निकालना है कितना रिलीज हो रहा है। आपको वाटर का दे दिया है और ये दे दिया है, या यह हो सकता है कि यह रिएक्टेंट साइड में ही नहीं दे, तो हम इसे यहाँ x ग्राम मान लेते हैं। और सिमिलर कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि वी नो दैट टोटल, और क्वेश्चंस में एक और मेंशन जरूर, इसमें क्वेश्चन मेंशन करता है कि वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वहाँ आपको ये बता देगा यह जो रिएक्शन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रहा है। तो वी नो दैट टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी टोटल मास ऑफ TMR इक्वल टू टोटल TMP। ठीक है, तो हमें तो ये पता है, तो हमने क्या कर दिया 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम इक्वल टू x प्लस 0.9 प्लस 8.2। अब हमने क्या किया, ग्राम एंड ग्राम हमने ऐड कर दिया, 11.3 ग्राम, ये आ गया हमारा 9.1 ग्राम प्लस x ग्राम। वी हैव टू फाइंड आउट x, तो हम निकालें x 11.3 माइनस 9.1 and we will get the value that will be what, आपका डालो 2.2 ग्राम। आर यू गेटिंग? ये टाइप 2 हो गया क्वेश्चन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर पूछे जा सकते हैं। चलो इसे नोट कर लो। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा आज, हमने देखा कि कितने लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस होते हैं, कुल 5 और 6 लॉ हमने जाने, उनके नाम जाना। फिर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में डिटेल्स जाना। अब आने वाले वीडियोस में, यानी कल मैं वीडियोस में जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें करेंगे इसके लिमिटेशंस के बारे में। इसके कुछ लिमिटेशंस हैं जहां लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लागू नहीं होता है, ऐसे ये 11th का कॉन्सेप्ट है, बट मैं आपके साथ शेयर करूंगा सो दैट कि आपको जो है इसके बारे में जानकारी मिल जाए कि कहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई नहीं हो रहा है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप वीडियोस देखते रहें, अगर कोई करेक्शंस रिक्वायर्ड है तो आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।